चलो देखो, ईथर का सिंपल सा मतलब देखो, हमने पिछले क्लासेस के अंदर में हमने दो चीज़ तो डिस्कस कर ली है कि अल्कोहल का होता है, दूसरा फिनॉल का होता है, तीसरा ईथर। देखते हैं ईथर हम लोग को डिस्कस करना है, तो सबसे पहले ईथर का समझते हैं कि ईथर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो ईथर का सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो क्या करते हैं हम लोग, H2O तो सुने हुए हैं, ये H यहाँ पर OH, इसको वाटर बोलते हैं। इसमें से क्या करूँ मैं, एक H को पहले बाहर निकालूँ और यहाँ पर मैं जोड़ दूँ R। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक H को बाहर निकालूंगा और इसके जगह मैं R मतलब कि एल्किल ग्रुप जोड़ दूंगा। तो आप मैं इस H को बाहर निकाल रहा हूँ और उसके जगह पे क्या जोड़ूंगा, R जोड़ दूंगा। देखो क्या बन जाएगा, R यहाँ पस O यहाँ पस H। देखो यहाँ पस आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पस एक एल्किल ग्रुप OH के साथ जुड़ा हुआ है और इसको हम लोग बोला करते हैं अल्कोहल, जो पिछले क्लास के अंदर डील कर चुके हैं। यहाँ पस एक बार और मैं क्या करूँ कि जो H आपको दिखाई दे रहा है उस H में से उस H को मैं बाहर निकालूं और उसके जगह पर एक R ग्रुप और जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा, ROR, और इसी को हम लोग बोलते हैं ईथर। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इसे हम ईथर कहते हैं। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि जब किसी ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इस फंक्शनल ग्रुप को ईथर कहते हैं। मैं लिखवा देता हूं यहां पर, तो यहां पर लिखो कि जब ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसी बोला जाता है, अगर आप दोनों वैलेंसी नहीं लिखते तो दोनों ओर लिख सकते हो, तो मैं दोनों ओर लिखता हूं, दोनों ओर एल्किल ग्रुप अटैच हो, एल्किल ग्रुप अटैच हो तो इसे ईथर कहते हैं, तो इसे ईथर कहते हैं। अच्छा, ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, अब थोड़ी सी कॉपी कर लो फिर आपको समझा देता हूं आगे। अब देखो आपने कॉपी तो कर लिया इसको, यहाँ पर हम लोग और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब मेरे को ये समझ में आ गया कि जब ऑक्सीजन के दोनों ओर R ग्रुप जुड़े हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी अगर एल्किल ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होती है तो इसे हम ईथर कहते हैं। अब ये R का क्या क्या मतलब हो सकता है, तो R का मतलब हो सकता है CH3, हो सकता है C2H5 जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, और इसका मतलब C3H7 भी हो सकता है, इस तरह से एटसेट्रा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर दो चीज़ हो सकते हैं। यहाँ पर R का मतलब ये हुआ, एक काम करता हूँ मैं एक बार R की जगह पे CH3 रखूँगा, तो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर रख देते हैं R की जगह पे CH3O और यहाँ पर भी रख दिए हैं CH3। तो आप देखो दोनों R की जगह मैंने क्या कर दिया है CH3, ये भी ईथर होगा। आगे मैं R की जगह पे चाहूँ तो C2H5OH C2H5 भी लिख सकता हूँ। तो देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं आगे चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक साइड में CH3 लिख लूँ और दूसरे साइड में C2H5 लिख लूँ। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो दोनों R ग्रुप सेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों R ग्रुप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस बेस पर हम एल्किल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो सम्मित एल्किल बोलता हूँ सॉरी ईथर को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर किसको कहते हैं, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर सेम टाइप के ईथर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, मतलब कि ये वाली और ये वाली। आप देखो दोनों साइड में सेम टाइप के एल्किल दिख रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बोल सकते हैं। इसे हम लोग हिंदी में सममित ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर।
इसी तरह से अगर आप इस ईथर में ध्यान से देखेंगे तो ये पता चल रहा हो कि इधर का CH3 जुड़ा हुआ है जबकि दूसरे ओर C2H5 जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ऐसा कि एक साइड R और दूसरे साइड वाला जो R जुड़ा हुआ है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो जब ऑक्सीजन के दोनों ओर अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इस प्रकार के ईथर को अनसिमेट्रिकल ईथर बोला जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि ईथर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल ईथर और दूसरा अनसिमेट्रिकल ईथर। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर इसको हम डिवाइड करके इसकी नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा, और यहां पर लिखो टाइप्स ऑफ ईथर। ये दो टाइप्स के होते हैं। हाँ, क्या चीज़, हम इस ईथर को यहाँ पर शेडिंग भी डाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, टाइप्स ऑफ ईथर। अब ईथर को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मैंने बोला था सममित ईथर, या इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा जिसको मैं बोलूँगा अनसिमेट्रिकल ईथर। थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिफाइन भी करने वाले हैं कि अगर आपके पेपर के अंदर में लिखने आए तो आप लिख पाएंगे। इसको हिंदी में मैं क्या बोल सकता हूँ, इसे हम हिंदी में बोलेंगे सममित ईथर, और इसी तरह से दूसरे वाले को हम बोलेंगे असममित ईथर, असममित ईथर। ये तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अब कैसे बेटा, मैंने क्या बोला कि जब किसी भी ऑक्सीजन के दोनों ओर सेम टाइप के R ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर किसी भी ऑक्सीजन के दोनों ओर अलग अलग प्रकार के R ग्रुप जुड़े हों तो मैं क्या करता हूँ, अब अनसिमेट्रिकल ईथर में एक साइड के एल्किल को मैं ऐसे लिख देता हूँ R ग्रुप को, और दूसरे साइड में यहाँ पर एक डैश लगा देता हूँ। डैश का मतलब कि अगर यहाँ पर जो भी हम R यूज करेंगे उसको छोड़कर कुछ दूसरा R हो सकता है। कैसे देखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। तो लिखना, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, ऑक्सीजन के दोनों ओर एक ही गलत हो गया है, एक ही प्रकार के एल्किल ग्रुप अटैच्ड होते हैं तो इन्हें सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं R इक्वल टू CH3 मानता हूँ तो दोनों जगह मुझे सेम रखना पड़ेगा, जैसे CH3O और यहाँ पर CH3। दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि अगर मैं R इक्वल टू C2H5 रख दूँ तो क्या करूँगा, मैं दोनों R की जगह पे C2H5 रख दूँगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये C2H5। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैं पहले भी लिखा था कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ भी CH3 है, दोनों एल्किल ग्रुप सेम है, मतलब कि सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पर भी C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है, तो दोनों जगह पर सेम प्रकार के एल्किल ग्रुप अटैच हैं। इस प्रकार के ईथर को हम सममित ईथर कहते हैं या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। दूसरी ओर मूव करवाता हूं कि जब, यहां पर लिख लेते हैं, जब ईथर के नहीं, जब ऑक्सीजन के एक साइड या दोनों साइड लिख लेते हैं, अलग अलग प्रकार के, दोनों साइड अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो इन्हें अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं।
ईथर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं R इक्वल टू यहाँ पर CH3 लेता हूँ और यहाँ पर R डैश इक्वल टू मैं C2H5 लेता हूँ। कैसे? जैसे मैं आपको बता के रखा था कि अगर R इक्वल टू CH3 होगा तो R डैश का मतलब इसको छोड़कर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं। सिमिलरली देखो इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा CH3O और इस R के जगह मैं क्या रखूँगा, C2H5 रखूँगा। दूसरा एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ पर देखो किस तरह से। एक काम करता हूँ मैं, एक R इक्वल टू, दूसरे पेन से लिखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या करता हूँ बेटा, इस R की जगह पे मैं यहाँ पर रख देता हूँ C2H5, लेकिन R डैश की जगह पे मैं रख रहा हूँ C3H7 रख दे रहा हूँ। तो अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला था ROR डैश, तो R की जगह पे क्या रखना है आपको, C2H5 रखना है और R डैश की जगह पे क्या रखना है, C3H7 रखना है। तो ये कुछ इस तरह से अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख रहा होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर दिखाई दे रहा होगा। रीजन क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग एल्किल ग्रुप अटैच्ड हुए हैं ऑक्सीजन के साथ में। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। पहले तो आप इसे कॉपी ही कर लो, फिर आगे आपको बताता हूँ। आराम से कॉपी कर लो, आराम से रुक रहा हूँ मैं। चलो, क्या करना बेटा, इसमें मुझे करना है, इसका नॉमेनक्लेचर देखना है। तो इसको मैं रफ करता हूँ और लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। वीडियो को अपलोड करने में ना बहुत एडिट करना पड़ता है, इसलिए आज 11th की क्लास नहीं लिया। रीजन मेरे पास डेटा ही ख़त्म हो गया था, पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर इसका दो है, एक तो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, तो सबसे पहले मैं कॉमन लिखते हैं, और दूसरा IUPAC है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं 1 डाल के कॉमन नॉमेनक्लेचर। इसमें क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले हम एल्कील का नाम लिखते हैं और उसमें फिर हम लोग एल्किल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे उस किस तरह से, सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को एल्किल का नाम लिखना है, इंग्लिश में लिखते हैं एल्किल लिखना है, और उसके बाद हम यहाँ पर ईथर वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स के रूप में जोड़ देंगे। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है CH3O, ये CH3, हमको तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के दोनों ओर R है, और अगर R होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ईथर बोलेंगे। नाम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एल्किल का नाम लिखेंगे। एल्किल कौन सा जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर मिथाइल, लेकिन मिथाइल कितने हैं, 2, तो क्या सामने जोड़ देंगे, डाई, और फिर लास्ट में क्या वर्ड जोड़ा जाता है, देखो डाई मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ना है, ईथर, तो आप यहाँ पास क्या लिखेंगे, ईथर। तो नाम क्या बन जाएगा इसका, डाई मिथाइल ईथर। तो लिख लेते हैं डाई मिथाइल ईथर। इसको हिंदी मीडियम वाले डाई मैथिल ईथर बोलते हैं, आप जो ही बोल सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, डाई मिथाइल ईथर बोला जाएगा। ठीक है, दूसरा और कुछ कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कुछ और रखा हुआ है C2H5, यहाँ पर CO, और यहाँ पर लिख लेते हैं CH3। अब इसका मुझे अगर नॉमेनक्लेचर करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एल्किल का नाम लिखना है, बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एल्किल दिखाई दे रहे हैं। एक को तो हम इथाइल बोलते हैं, दूसरे को मिथाइल बोलते हैं। तो ये तो मेरा इथाइल है और ये मेरा मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले E आएगा, उसके बाद M आएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसका नाम, यहाँ पर लिखेंगे इथाइल, फिर मिथाइल। तो ये एल्कील का नाम तो हो चुका है यहाँ पर। अब उसके बाद क्या लिखते हैं, ईथर, तो इथाइल, मिथाइल, और फिर यहाँ पर लिख देंगे ईथर। यही इसका नॉमेनक्लेचर होगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर। एक और करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर O, और यहाँ पर C2H5, दोनों और यहाँ पर अभी इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखूंगा, इथाइल लिखूंगा। दो हैं इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डाई, यहाँ पर जाएगा डाई इथाइल, और फिर लास्ट में लिखेंगे ईथर। तो ये कुछ इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करी जाएगी। मतलब कि सबसे पहले हम एल्कील का नाम लिखेंगे, और एल्कील लिखने के बाद उसके बाद में सफिक्स वर्ड ईथर जोड़ दिया जाएगा।
ये इसका नोमेनक्लेचर का मेथड है, बट ये कॉमन नोमेनक्लेचर है। IUPAC के अंदर में इसका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से किया जाता है, कैसे देखेंगे। बट सबसे पहले आप इसे कॉपी करो, चलो हेडिंग डालो। क्या बेटा? IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले कुछ इस तरह से है, नाम लिख लेते हैं CH3O और यहाँ पर CH3। तो इसको पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 पार्ट में कैसे, एक साइड मेथिल और ऑक्सीजन को ले लेंगे, मतलब कुछ इस तरह से, और एक इसको अलग ले लेंगे, ठीक। अब इसको पहले 2 टाइप में डिवाइड करना, एक ऑक्सीजन के साथ में, एक अलग रखना है। अब जो ऑक्सीजन में आ गया है उसको हम लोग ऑक्सी बोल देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं R बताऊं तो R फिर O और फिर R, जैसे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल प्लस ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है एल्कोक्सी, ठीक है। और इसको हम, ये तो एल्किल ग्रुप है तो इसका नाम हम लिख देंगे बाद में, तो इस तरह से नाम बन जाएगा एल्कोक्सी। फिर देखेंगे क्या लिखते हैं, एल्किल ईथर, ऐसे करके इसका नाम होगा, पर देखते हैं। और इसको हम लोग एल्किल नहीं, इसको हम लोग एल्केन वर्ड में लेते हैं। एल्केन वर्ड कैसे समझाता हूं फिलहाल में, देखो कैसे। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम एल्कोक्सी लिखेंगे। अच्छा, लेकिन नाम मैंने गड़बड़ करी है, ऐसे करना चाहिए था एक्चुअल में। एक मिनट रुक जाओ, ऐसे कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले एल्कोक्सी ही लिखना हम लोग को, तो ये हो जाएगा R फिर O और यहाँ पर R। तो पहले जो एल्किल ग्रुप दिख रहा है ना, हालांकि ऐसे होगा नहीं पर मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तो इस वर्ड को या एल्किल को हमने ऑक्सीजन के साथ ले लिया है, तो ये तो एल्कोक्सी बन जाएगा। और ये जो R बच चुका है इसको हम लिखते हैं एल्केन के फॉर्म में। एल्केन के फॉर्म में कैसे, जैसे एक कार्बन हो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो एल्केन, 2 कार्बन हो नहीं उसको बोलते हैं मीथेन, 2 कार्बन हो तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। करके देखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे यहां पर मैं कर रहा हूं CH3 और यहां पर CH3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मैं इस प्रकार से डिवाइड कर सकता हूं, यहां और ये यहां। तो पहले इसको हम एल्कोक्सी फॉर्म में लेंगे और इसको एल्केन फॉर्म में लेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा भाई, मीथेन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब ये तो हो जाएगा मिथॉक्सी। और फिर ये कितने कार्बन है, 1, मतलब क्या नाम लिख देंगे, मीथेन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर होगा कि सबसे पहले हम एल्कोक्सी का नाम लिखेंगे और देन उसके बाद हम इसका एल्केन का नाम लिखेंगे। आगे चलते हैं कुछ इस तरह से। आगे यहाँ पर लिख लेता हूँ C2H5O और यहाँ पर C2H5 देख लेते हैं। अब अगर मुझे इसका नोमेनक्लेचर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को तो मैं एल्कोक्सी फॉर्म में लूंगा और इसको मैं एल्केन फॉर्म में लूंगा। तो बताओ, 2 कार्बन का मतलब होता है इथेन। जब इथेन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक है। और यहां पर कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन का मतलब होता है इथेन। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी और फिर इसका नाम हो जाएगा इथेन। यही इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। बट प्रॉब्लम्स नंबर 1, यहां पर मैंने दो नोमेनक्लेचर करी है, इसमें दोनों के दोनों सिमेट्रिकल ईथर दिख रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर दिया हो तो आप किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका डिस्कशन थोड़ा सा टफ है। बट पहले से आप इसे कॉपी करो, फिर आपको मैं बताता हूं कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर आपके पास दिया हुआ है तो उसका नोमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे। हाँ जी, इसे कॉपी कर लो, फिर चलते हैं आगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं क्या कर सकता हूं, कुछ इस तरह से देखो, यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैं ले लेता हूं, यहां पर CH3O और यहाँ लिख दिया C2H5। अब तो एक बच्चे बता सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C2H5, मतलब ऑक्सीजन के दोनों ओर अलग अलग R ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। तो इसका नोमेनक्लेचर करते वक्त आप ध्यान रखना कि जिस एल्केन में या जिस एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कम दिखे रहे हैं उन्हें हम एल्कोक्सी फॉर्म में लेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा दिख रहे हैं उसे एल्केन फॉर्म में लेंगे। मैं क्या बोला बेटा,
कार्बन नंबर कम होगा या लोअर होंगे, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, कार्बन नंबर कम होंगे उसको क्या लेना है, एल्कोक्सी। लेकिन कार्बन नंबर जिसमें ज़्यादा हो उसे हम क्या लेंगे, अच्छा मोर लिखना चाहिए था बट मैं हिंदी में लिखा हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। कार्बन नंबर जिसमें ज़्यादा होगा उसे हम एल्केन के फॉर्म में लेंगे। देखो इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन है 1, यहाँ पर कितने कार्बन है 2, तो इसको एक कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ लेंगे, मतलब कुछ इस तरह से। तो क्या बन जाएगा ये मेथेन प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी, और इसको लेंगे एल्केन के फॉर्म में तो क्या बन जाएगा इथेन। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका नाम होगा मिथॉक्सी इथेन, यही इसका नॉमेनक्लेचर है। जैसा दूसरे की ओर मूव करते हैं, जैसे एक नॉमेनक्लेचर और कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ C3H7O और यहाँ पर लिख दिया हूँ C2H5। अब देखो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था कि जो मैंने पहले साइड लिखा है उसी को मैं एल्कोक्सी फॉर्म में ले रहा हूँ, नहीं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम दिखाए थे ना उसे लो। देखो यहाँ पर इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं उसको क्या लिया जाता है, एल्कोक्सी फॉर्म में, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं उन्हें हम एल्केन फॉर्म में लेते हैं। तो देख लो कितने कार्बन, 2 का मतलब इथेन, इथेन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इथॉक्सी, और यहाँ पर इथॉक्सी इसका मतलब हो चुका। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं इस एल्किल में, तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, तो आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए प्रोपेन। तो इसका नाम बन चुका होगा इथॉक्सी प्रोपेन। मेरे ख्याल से आपको ये आइडिया तो लग चुका होगा कि कैसे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिया होगा, अनसिमेट्रिकल ईथर दिया होगा तो हम कैसे उसका नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। ठीक है, कॉपी करो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, क्या करना बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1 जो कि पेपर के लिए बहुत बार आया जा चुका है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण, हाँ विलियमसन सिंथेसिस। देखो बहुत इजी सा मेथड है, लेकिन ये पेपर के अंदर में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, सिंपल सा मेथड है। लेकिन क्या करना है, इसको हम एल्किल हैलाइड लेंगे और इस हैलाइड को हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शंस करा देंगे। देखो क्या करना है, ईथर की प्रेजेंस में होता है। मैं क्या करता हूँ बेटा, सबसे पहले लिख लेते हैं, लिखना जब एल्किल हैलाइड को, अच्छा इंग्लिश वालों को बड़ा दिक्कत हो रहा होगा इसलिए इंग्लिश में लिख लेता हूँ बेटा, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश के भी होते हैं। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब ईथर बनते हैं,